सर ये वाला सर कह रहे थे ये सर इसका आंसर नहीं आ रहा था सर इस वाले का नीचे में। और सर इसका भी नहीं आ रहा है। थर्टी % लेंथ को इंक्रीज कर दिया गया है ना। यस सर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम स्क्वायर। तो इसका क्या है, रेजिस्टेंस कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, उसमें 60 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा रेजिस्टेंस। और सर ये पूछा है। और सर ये वाला सर पूरा वो नहीं रहा है, ये वाला सर मैं आधा कर दिया बट पूरा नहीं हो पा रहा है ये वाला तो। सर मेरा क्वेश्चन कहीं क्वेश्चन, the potential difference of 200 volt is applied across resistance. Temperature 15 degree. The current flow through the resistance is 10 ampere. What will be the temperature? What will the temperature of resistance when current has fallen? अच्छा, temperature of resistance. देखो रेजिस्टेंस का जो फार्मूला होता है ना टेम्परेचर के लिए, R इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, ठीक है। अब तुमसे आर नॉट तुम्हारा इनिशियल रेजिस्टेंस है। Yes. और इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है, सर इनिशियल रेजिस्टेंस सर नहीं पता। सर दिया नहीं है सर, मैंने निकाला है। अच्छा, बी दे रखा है हाँ सर। और उस समय आई दे रखा है ना, यस सर। तो आर आ जाएगा, ठीक है। आर बराबर बी अपॉन सर इनिशियल सर ये आया कितना है, 20 ओम, ठीक है। ये 20 ओम हो गया। 1 प्लस अल्फा की वैल्यू आपको दे रखी है 1 अपॉन 234। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है पता नहीं है ना, यस सर। टेम्परेचर डिफरेंस पूछा है, यानी कि डेल्टा टी कितना हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आर डैश तुम्हारा कितना हो गया, करंट तुम्हारा कितना फॉल हो गया 5 एम्पीयर, यानी कि पहले 10 था, अब कितना हो गया 5 हो गया। तो अब रेजिस्टेंस भी तो चेंज हो जाएगा, जैसे यहाँ पर है। तो अगर आर डैश की बात करें, पोटेंशियल वही है, अब यहाँ कितना हो गया 5, तो यहाँ कितना आया 40, तो ये हो गया तुम्हारा 40। अब देखो पहले टेम्परेचर 15 डिग्री है, बाद में टेम्परेचर पूछा है, तो इसको डिवाइड किया, यहाँ 2 हो गया 1 प्लस, पहले था 15 डिग्री ना, 15 डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। 273 प्लस 15 3 8 288। तो बाद में टेम्परेचर, अच्छा तो ये कर दो T माइनस 288 अपॉन 234, एक उधर गया 1 बचेगा यहाँ 288 234 इधर गया 234, ये उधर जाएगा, ठीक है, प्लस 288 इजकल टू टी, ठीक है। यहाँ से टी का मान आएगा, टी का मान किस में आएगा केल्विन में, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना डिग्री सेंटीग्रेड में, क्या करोगे 522 माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड, सही है, ऐसे होगा। अब इसका जो फार्मूला, इसका जो होता है देखो ऐसा होता है, हम जानते हैं आर इक्वल टू फार्मूला होता है रो एल अपॉन, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है, अच्छा वॉल्यूम जो होता है वो होता है ए इंटू एल, ठीक है। पहले रेजिस्टेंस कितना है, अब लंबाई जो भी चाहिए, तो यहाँ पर जो आर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख रखा है एल स्क्वायर के। तो अगर मैं यहाँ डेल्टा आर अपॉन आर करूँ, यहाँ 2 डेल्टा एल अपॉन एल कर जाएगा, ठीक है। तो अब परसेंटेज चेंज की बात आई है, तो यहाँ इंटू 100 और इंटू 100, तो ये हो गया डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 2
डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, ठीक है। अब देखो इसमें अच्छा इसमें ये 30% क्या कर दिया गया है। अच्छा ठीक है, ये वायर को इसके 30% से इंक्रीज कर दिया गया है। ठीक है, अभी सब आया नहीं बच्चे। अच्छा अगर इंक्रीमेंट का मतलब तो आप ऐसे कर सकते हो बेटा, एल डैश की वैल्यू हो जाएगी एल प्लस 30% है तो 0.3 है, तो इसे हम कर सकते हैं 1 ठीक है। अब देखो अगर मैं एल डैश अपॉन एल करूँ तो ये 1.3 हो गया, 1.3। अब जो नया रजिस्टेंस होता है ना उसका फार्मूला होता है एन स्क्वायर इनिशियल आर, ठीक है। अब ये कितने टाइम्स इंक्रीज किया है 1.3, तो 1.3 का स्क्वायर इंटू 1 इसका करेंगे तो 1.69 आ जाएगा, ठीक है। तो जो नया रेजिस्टेंस होगा वो 1.69 टाइम्स किसके हो जाएगा पुराने। सर मैंने यहाँ पर ना क्या कहते हैं इसको क्वेश्चन में दिया था कि हमने इसको जो हमारा पूरा वायर था उसको हमने आधा जो था स्ट्रेंथ किया था, तो यहाँ पर मैंने सर 3n/2 ले लिया था। क्या करा है आपकी से बोलो सर जो हमारा वायर था कि जो क्या कहते हैं हमने आधा हाफ को सर स्ट्रेंथ कर दिया, खींच दिया है। ठीक है, कितना खींच लिया ये नहीं पता है। नहीं सर ये नहीं बताया। अच्छा तो सर मैंने उसकी 3n/2 ले ली क्योंकि सर हम दोनों में से आधा आधा करेंगे तो l/2 हो जाएगा, तो मैंने सर इसकी 3n/2 ले ली थी। ऐसा नहीं पता, क्वेश्चन बताओ तभी तो हम लोग खींचेंगे कितना खींचना है। तो वो तो सर क्वेश्चन लिख के लाओ, ठीक है, तभी हम बता पाएंगे कितना खींचना। क्वेश्चन है सर चालन का सही करवाए बताओ तुम तीनों बताओ। लेकिन LCR सर्किट के अंदर इम्पीडेंस का फार्मूला क्या होता है। एक्सेल माइनस एक्सेल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट एक्सेल माइनस एक्सेल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट यही होता है। अच्छा फेज एंगल क्या होता है बोलो। एक्सेल माइनस एक्सेल अपॉन आर एक्सेल माइनस एक्सेल अपॉन आर एक्सी, ये मेरा फेज एंगल का फार्मूला होता है ना। चलो ये मेरा फेज एंगल का फार्मूला होता है। अब बताओ LR सर्किट में फेज एंगल का फार्मूला क्या होगा। एक्सेल अपॉन आर एक्सेल अपॉन। अच्छा रेजोनेंस सर्किट में फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है। 1/√LC अंडर रूट। अच्छा रेजोनेंस सर्किट में इंपीडेंस का फार्मूला क्या होता है। जेड किसके इक्वल होता है, आर के इक्वल होता है।
अगर Z इक्वल R के होता है तो इस समय जो इम्पीडेंस है वो क्या होता है, मिनिमम। इम्पीडेंस मिनिमम तो करंट क्या होता है, मैक्सिमम। ठीक है, इम्पीडेंस अगर मिनिमम होगा तो करंट होगा मैक्सिमम। इम्पीडेंस मिनिमम, करंट मैक्सिमम। ठीक है, ये चीजें होती क्या बोल आगे बढ़े। अब देखो बेटा, ये तो जो मैंने बातें करी थी, ये सब बातें जो भी हमारी चल रही थी वो उधर उधर, ठीक है सर, LCR सर्किट में रेजोनेंस सर्किट, ये सब चीजें चल रही थी। ठीक है, अब जो मैंने कहा था दो फार्मूला तुम याद करना, एक इम्पीडेंस के लिए बताया था, एक मुकेश एक इम्पीडेंस के लिए बताया था और एक फेज है। दो फार्मूला मैंने कहे थे। मैंने कहा था टोटल तुम्हें कितने फार्मूला है, चार। ठीक है, दो हो गए, दो आज हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, चार। अब देखो बेटा, जहां पर भी बात, अगर मैं पावर की बात करूं, देखना सबसे पहले सर, पावर का फार्मूला डीसी के अंदर, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट में पावर का फार्मूला होता था BI, क्या होता था, या फिर B² R, या फिर B² R I² into R, I² into, ये तीन फार्मूला मेरे होते थे। ये था मेरा डीसी के लिए, किसके लिए था, डीसी के लिए। अगर मैं तुमसे कहूं, देखना, पावर इन AC सर्किट, AC सर्किट के अंदर पावर क्या होगी, ठीक है। तो देखो AC सर्किट के अंदर जो B होता था उसे हम लोग कैसे लिखते थे, B0 sin ओमेगा t। अगर I होता है तो उसे हम लिखते थे I0 sin ओमेगा t, चाहे करके लिख दो, ऐसे लिखते थे। ये क्या है B, ये क्या है I। अगर मैं इसमें पावर की बात करूं तो पावर होती है मेरी सर BI, क्या होती है, तो B की जगह मैंने क्या रखा, B0 sin ओमेगा t। I की जगह पर मैंने रखा I0 sin ओमेगा t प्लस, समझ मारी। अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो B0 I0 sin ओमेगा t sin ओमेगा t प्लस, अगर मैं इस चीज को सॉल्व करता हूं, इधर वाली चीज को सॉल्व करता हूं, तो मेरे पास में जो फार्मूला आता है उसे बोलते हैं हम लोग P एवरेज। P क्या है, पावर, पावर का एवरेज। कितना आंसर आता है, तो वो आता है B0 I0 बटे 2 साथ में cos। ठीक है, एक ये तुमको याद करना है। तीसरा फार्मूला ये याद करना है, ठीक। अब तुम देखो, अगर मैं इसको लिखना चाहूंगी P एवरेज को, सर B0 को लिख सकता हूं मैं B0/√2 और इधर लिख सकता हूं I0 into cos। हम सब लोग जानते हैं सर B0 बटे I0, B0 बटे √2, B0 बटे √2, पता है क्या होता है, BRMS। ये क्या हो जाएगा, IRMS, साथ में क्या हो जाएगा, cos। ठीक है, तो P एवरेज का फार्मूला होता है PRMS, IRMS और साथ में क्या होता है, cos phi। जहां पर जो cos phi है उसे हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर। cos phi है, इसे बोलते हैं पावर फैक्टर। ठीक है, cos phi को हम लोग बोलेंगे पावर फैक्टर।
ठीक है। तो बस मैंने तुमसे कहा, तुमको 4 फार्मूला बताए थे, तीसरा फार्मूला ये है मेरा, पी एवरेज इज इक्वल टू बी नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस 5, ठीक है, ये है। इस कॉलेज में टेंट लग रहा है कि उठाया जा रहा है? लग रहा है। अब कौन सा मेरा लगेगा? पीली भी तो कोई ना कोई मेरा लगता ही रहता है। अगले बढ़े, चलो उतार लेते हैं। पहले कौन सा उतारना है? पहले इधर वाला उतारना है, ठीक है, उसके बाद में इधर वाला उतारना है, ठीक है। ये BRMS cos tan phi phase angle tan phi। phase angle का फॉर्मूला क्या होता है? phase angle LCR से phase angle का फॉर्मूला क्या होता है? खत्म करें इसको, ठीक है, बता लिया, कुछ बता लिया, ठीक है। अब देखो, मैंने तुमसे कहा था, इससे पहले मैंने तुमको पढ़ाया था, एक चीज जरा ध्यान करना कि इधर सब तुम्हारा BR था और इधर मेरा BN माइनस और इधर मेरा Z था। इधर क्या था मेरा? Z, ठीक है। अच्छा, जो मेरा ये Z था, ये कुछ ना कुछ एंगल बनाता था फाई। तो मैंने देखा था, मैंने बताया था तुम्हें tan फाई बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब क्या है ये? अरे देखो, यही तो लंब था। लंब तो बोले सर BN माइनस, और यहाँ पर इसी को जब हम लोगों ने सॉल्व किया था तो XL माइनस XC अपॉन क्या आया था? आ रहा है। लेकिन अब मैंने क्या बोला तुमसे? मैंने बोला पावर फैक्टर। क्या बोला? पावर फैक्टर। पावर फैक्टर हमारा क्या होता है? अब बताओ, cos थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्या होता है? आधार बटे। इसमें देखना, फाई में यही तो आधार होगा, आधार ये है, और कर्ण ये है, यही तो कर्ण है, और ये क्या है? लंब। तो cos थीटा क्या होता है? अरे इससे देखो, लाल बटे, और सीबीएसई बोर्ड में इंग्लिश मीडियम में कहते हैं पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हाँ। तो साइन कॉस, कॉस क्या है? आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? ये। इधर क्या है बेटा? कर्ण क्या है? ये। इधर क्या है? Z।
इधर क्या है, यही तो हो गया पावर फैक्टर। अगर मैं कहूं ये पावर फैक्टर मैं जेड को लिखना चाहूं, अगर ये LCR सर्किट हो तो अंडर रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये वैल्यू किसकी आएगी, कॉस। सही है, कॉस फाई क्या आया, R बटे अंडर रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। समझ में आ रही है, ये किसकी वैल्यू आ रही है, कॉस फाई। ये कॉस फाई की वैल्यू, पावर फैक्टर। तो हाँ, एक फार्मूला ये याद करना है, 3 थी, 4th फार्मूला ये है। ये 4 फार्मूला हैं, 4 फार्मूला के दम पर पूरा का पूरा AC चला जाता है। ठीक है, जो अल्टरनेटिंग करंट है वो पूरा का पूरा इन चारों फार्मूला से चला जाता है, गायब। ये कर देता हूं, कल भी धूप अच्छी निकली थी ना, आज भी धूप अच्छी निकली है। अब मतलब धीरे धीरे ठंड खत्म हो रही है, लेकिन मुझे लग रही है ठंड एक बार और बैकअप मारेगी। थोड़ी कब मारेगी, जब बरसात होगी, बरसात होगी उसके बाद में फिर एक बार बैकअप मारेगी, बस फिर बैकअप नहीं मारेगी, फिर धीरे धीरे गर्मी स्टार्ट होगी, फिर गर्मी अपना कहर दिखाएगी। मई में जब तुम्हारा पेपर होगा तो उस समय गर्मी का अपनी कहर देखने को मिलेगा तुम्हें। मई, जून में भयंकर गर्मी होती है, जून में भयंकर गर्मी होती है। खत्म करें, उतार लिया आप लोगों ने, उतार लिया। अब देखो देखो बच्चे, फिर से सुनिए। सबसे पहले सर जेड का फार्मूला सबको पता है, प्लस R स्क्वायर। tan फाई का फार्मूला सही है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया P एवरेज का फार्मूला, PRMS IRMS cos फाई, ठीक है। या इसे लिखना चाहें B0 I0 बटे 2 cos फाई। सर cos फाई का फार्मूला R अपॉन 4 फार्मूला खत्म, सही है। अब हम बढ़ते हैं इसमें अगले, ये चारों फार्मूला मैंने लिखवाए हुए, ठीक है, तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं। अब देखना जरा, सर P क्या है, पावर। P क्या है, पावर, ठीक है। P क्या है, पावर। देखना, पावर ओनली फॉर किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए। मेरा सर्किट है, सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस है बस, और कुछ नहीं है। सिर्फ क्या है, तो रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस के लिए बेटा फाई का मान 0। रेजिस्टेंस के लिए फाई का मान, अगर फाई का मान 0, अब बताओ P एवरेज का फार्मूला बोलो, PRMS IRMS cos फाई, फाई की जगह cos 0 क्या होता है, तो PRMS IRMS, ये क्या आया, सही है। अब अगर पावर में सिर्फ अभी क्या था मेरा, R था, पावर ओनली फॉर इंडक्टर, L क्या है, ध्यान रखना, इंडक्टर के लिए जो फाई का मान होता है बेटा वो π/2 होता है। सिर्फ क्या होगा, π/2 का मतलब 90, 90 का मतलब P एवरेज इक्वल टू PRMS IRMS cos π/2।
cos पाई बाई 2 मतलब cos 90 और cos 90 का मान 0, तो पूरी वैल्यू ही क्या हो जाएगी 0। ठीक है, यानी कि पावर अगर मेरे पास में सिर्फ इंडक्टर है तो पावर क्या होगी, सिर्फ इंडक्टर है तो पावर 0 होगी, सिर्फ कैपेसिटर सिर्फ रेजिस्टेंस है तो क्या होगा Vrms, या मैं ज्यादा करता तो मैं इसको ऐसे भी लिख देता I नॉट B नॉट बाई 2, I नॉट B नॉट बाई, अगर मेरे पास में मान लो सिर्फ क्या हो कैपेसिटर, पावर ओनली फॉर किसके लिए, कैपेसिटर के लिए, कैपेसिटर के लिए भी फाई का मान बच्चों पाई बाई 2, अगर पाई बाई 2 तो पी एवरेज का फार्मूला Vrms Irms cos पाई बाई 2 का मतलब होता है 90, तो उस कंडीशन में पी एवरेज का मान कितना होता है, सही है? तो अगर मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस है तो फाई का मान 0, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास में इंडक्टर है तो फाई का मान पाई बाई 2, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास में कैपेसिटर है तो फाई का मान भी पाई बाई 2, ठीक है। पी एवरेज यहाँ भी 0, पी एवरेज यहाँ 0 और यहाँ पर पी एवरेज क्या होता है सबसे ज्यादा कितना Vrms Irms या B नॉट I नॉट बाई 2, ये सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद में अगला है, उसके बाद तुमसे क्वेश्चन ऐसे पूछा भी जा सकता है कि बताओ एसी करंट में सिर्फ रेजिस्टेंस है तो बताओ पावर क्या होगी पी एवरेज, तो सीधे Vrms Irms छुट्टी, ठीक है। तुमसे पूछा जा सकता है कि बताओ इंडक्टर के लिए कितना होगा तो 0, कैपेसिटर के लिए क्या होगा 0, सिर्फ इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए कितना है 0, यानी कि पावर यहाँ पर 0 होती है। खत्म करें इसको, अब आगे पढ़ते हैं। खत्म करते हैं, ठीक। अब देखो सर, अभी मेरे पास में अब मैंने एक नया सर्किट लिया, मैंने तुमसे कहा तुम खुद बताओ मुझे पावर इन कैसा सर्किट है, LR सर्किट, कैसा सर्किट है, ठीक है भाई LR सर्किट है, तो पी एवरेज का फार्मूला अरे भाई Vrms Irms, लेकिन cos फाई तो तुम्हें पता है यहाँ पर cos फाई R अपॉन क्या होता है Z, R अपॉन क्या होगा, अब Z वो कौन सा सर्किट है LR, तो LR के लिए जो Z होता है वो XL स्क्वायर प्लस, क्योंकि इसमें C है ही, C नहीं है तो C वाली टर्मिनोलॉजी क्या होगी 0 हो गई, तो यही तो मेरे पास Z बचेगा, ये वैल्यू मैं चाहूं तो ऊपर उठा के रख दिया Vrms Irms और यहाँ पर R बटे अंडर रूट XL का स्क्वायर प्लस आगे, सही। अब इसी प्रकार से तुम निकालो पावर इन CR सर्किट, कौन से सर्किट में CR सर्किट, ठीक है।
ठीक है, अब मुझे बताओ मेरे पास में CR सर्किट है, तब क्या होगी पावर? फिर अगला तुमको निकालना है पावर इन LCR सर्किट, पावर इन LCR पावर इन LCR सर्किट, ये निकालना है। ठीक है, पावर इन LCR सर्किट बताना है। इसका कितना आया CR सर्किट का? CR सर्किट का कितना आया? देखो एक बात जगह समझो, एक पहले तो इसको समझो, पावर इन LCR सर्किट, पावर इन LCR, देखो LCR सर्किट में अगर तुम P एवरेज निकालोगे क्या होता है? PRMS, IRMS, cos। सर cos फाई बराबर होता है R अपॉन सर Z अगर मैं निकालूं तीनों ही LCR में तो XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस ये किसकी वैल्यू आ रही है? cos फाई की। ये वैल्यू अगर मैं यहाँ उठा के रख दूं P एवरेज तो देखो PRMS IRMS और cos फाई की जगह R अपॉन अंडर रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस। अब देखो एक बात देखो सर, इस वाले सर्किट में कौन था? L और R। C था? नहीं था। तो यहाँ पर C मैंने जीरो कर दिया, C जीरो कर दिया तो सिर्फ क्या बचा? XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो देखो XL का स्क्वायर प्लस। अब इस वाले सर्किट में अगर मैं देखूंगा, देखो इस सर्किट में देखूं तो C और R है, L अगर L नहीं है तो ये L वाला क्या कर दिया? जीरो। तो सिर्फ क्या बचा? XC। ठीक है, तो यहाँ पर जो P एवरेज आएगा तुम्हारा वो होगा PRMS IRMS R अपॉन अंडर रूट L तो है नहीं, तो सिर्फ क्या बचा? XC स्क्वायर प्लस ये हो गया। सही है। अब बताओ पावर किस किस में जीरो होती है? L और C में। अगर सिर्फ प्योर L और प्योर C होगा, प्योर L और प्योर C होगा तभी पावर जीरो होगी। ठीक है, उसके बाद में
अगर कुछ और होगा, अच्छा सबसे ज्यादा किसमें होती है? आर में cos फाई की वैल्यू क्या होती है? cos फाई की वैल्यू 1 होती है, फाई की वैल्यू 0 होती है, cos फाई की वैल्यू क्या होती है? 1। ठीक है, तो ये वहां पर ये फार्मूला हो जाएंगे, ये फार्मूला हो गया। क्वेश्चन लिखना A series LCR circuit, a series LCR circuit a series LCR circuit is connected across an AC source E is equal to, ये लिखा है, E is equal to tan sin 100 pi t minus pi by 6. फिर लिखना करंट फ्रॉम सप्लाई एज I is equal to 2 sin 100 pi t plus pi by 12. ठीक है, what is the power dissipated एवरेज पावर लिख देना तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कितनी पावर पूछिए, एवरेज पावर पूछिए, क्वेश्चन में रखा है क्या, पूछिए एवरेज पावर। ठीक है, पेटेड ये होता है। ठीक है, करें क्वेश्चन। खत्म करें, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, सबसे पहले देखो सब क्वेश्चन में दिया क्या है और पूछा क्या है। तुमसे जो दिया पूछा है, क्या पूछा है, पी एवरेज। क्या पूछा है सर, पी एवरेज का फार्मूला होता है बी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, या फिर बी नॉट आई नॉट इंटू, सही है। अगर किसी के साथ में दिया होता है, जैसे ये दिया हुआ, ये तुम्हें पता है वैल्यू क्या दी है, ई नॉट। क्या है ये वैल्यू, तुम्हें पता है क्या दी है, आई नॉट। अब फेज डिफरेंस कैसे निकालें, फाई की वैल्यू, तो मैंने इससे पहले ही बताया है। फाई कैसे निकलेगा, अरे सर कि इसमें से ये घटा दो, दूसरा वाला है 100 पाई टी प्लस पाई बाई 12 माइनस करी, माइनस में क्या
100 पाई टी माइनस माइनस क्या हो गया प्लस पाई बाई 6। देखो ये प्लस का और ये भी प्लस का ये भी प्लस का, दोनों जोड़ो पाई बाई 12 प्लस पाई बाई एलसीएम कितना आ गया 12। 12 के एक में बार एक है, 6 के 2 ही तो है कितने हुए वो, आंसर आ गया 3 पाई बाई 3 से काटा तो पाई बाई क्या आ गया पाई बाई 4 आ गया। अगर हम लोग यहाँ वैल्यू रखें, देखो बच्चों बी नॉट की वैल्यू, अरे बी नॉट ई नॉट एक ही बात है 10, ये वैल्यू कितनी है 2 नीचे और साथ में पाई बाई 4 का मतलब 45, पाई बाई 4 का मतलब 2 से आंसर आया 10 और इसकी वैल्यू होती है 1 बाई रूट। ठीक है, ज्यादा करो तो ऐसे लिख लो, देखो 10 अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 से ऊपर और अंडर रूट 2 से नीचे, तो ऊपर हो गया 10 अंडर रूट 2, नीचे हो गया 2 से काटा, आंसर क्या आ गया 5 अंडर। ठीक है, यूनिट क्या होती है पावर की पार्ट। ठीक है, सिंपल था, पावर की यूनिट पार्ट हो गई। अब जैसे पेपर में आता तो तुम इतनी ज्यादा थोड़ी ना लिखते ना, तुम ये फार्मूला ना ये लिखते ना ये लिखते ना ये लिखते, सीधे इसमें से ये घटाते पाई बाई 4 और डायरेक्ट ये आंसर लिख के ये आंसर आ जाता। ठीक है, इतनी सब लिखना थोड़ी ना पड़ता है पेपर में, जितना कम लिखोगे उतना ज्यादा बेनिफिट रहता है। उतार दिया। ठीक है, अगला नहीं पड़ेगा बाट लेस करंट। बाट अभी लिख दे रहे हैं, लिख देंगे, इसे मतलब कर दूं। ठीक है बेटा, अगला हेडिंग पड़ेगा बाट लेस करंट। देखो बाट किसकी यूनिट होती है, पहले ये समझो। बाट किसकी यूनिट होती है, पावर की। तो वो करंट जिसमें कोई पावर ना हो, कोई पावर। अब देखो सर पावर का जो फार्मूला होता था वो तो मैंने ये पढ़ा था, P एवरेज इक्वल टू BRMS IRMS cos phi। समझा रहे? अब बताओ ये जीरो कब होगा, जब फाई का मान कितना हो पाई बाई 2। पाई बाई 2 का मतलब 90, यानी कि cos 90 की वैल्यू बोलो 0, यानी कि जब फेज एंगल कितना हो 90, फेज एंगल अगर 90 डिग्री हो गया तो मेरा P एवरेज ही कितना हो जाएगा, यानी कि P एवरेज का मतलब होगा कि पावर नहीं होगी।
पावर नहीं होगी तो वहां पर जो करंट होता है उसे हम क्या बोलेंगे, बार्टलेस करंट। पहले हेडिंग डालिए बार्टलेस करंट, अब इसमें लिखो, देखना द करंट which consume no power, the current which consume no power for its maintenance maintenance, maintenance, ठीक है, maintenance in the circuit is called Bartlett's current, बता दो। बता लिया। चलो अब देखो एसी करंट के लिए, ठीक है, एसी करंट में आई एवरेज का फार्मूला क्या होता है? आई एवरेज फॉर फुल साइकिल 0, कितना? हाफ साइकिल के लिए 2I0 अपॉन पाई, 2I0 अपॉन, अरे 0.3637, 0.63 ये होता था। ऐसी BRMS क्या होता है? BRMS I0 by √2, I0 by √2। इसका वैल्यू क्या होता है? 0.707, सबसे ज्यादा ये होता है। फिर कौन सा होता है? बी एवरेज, ठीक है। ये सब बी एवरेज मैंने निकलवाना बताया था तुमको, बी एवरेज तो निकलवाना बताया था ना, ठीक है, बी एवरेज निकलवाना बताया था, बी आरएमएस निकालना नहीं बताया था, ठीक है। तो थोड़ी चीज बी आरएमएस पढ़ लो, फिर हम लोग अगले टॉपिक पे चलेंगे। देखो हम लोगों ने पढ़ा था सर, बी आरएमएस बराबर होता था B0 अपॉन, या IRMS बराबर होता था I0 अपॉन। अगर मेरे पास में, देखना, अगर मेरे पास में एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में मुझसे कहा है B = B0 प्लस B1 sin ओमेगा t प्लस 2B2 cos 2 ओमेगा t, ये दे रखा है, ठीक है। तो बताओ इसका बी एवरेज कितना होगा? कितना होगा बी एवरेज, कितना होगा इसका? अरे तो ये सब 0 नहीं हो जाएंगे, खाली B0 ही तो बचेगा, खाली क्या बचेगा?
लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए कि इसका BRMS कितना होगा, BRMS, तो सबसे पहले क्या लगाना, अंडर रूट लगाना। इसके पास साइन कॉस है, नहीं है ना, नहीं है तो B0 का क्या इसके पास है तो B1 का स्क्वायर बटे 2, क्या इसके पास है तो B2 का स्क्वायर बटे ये होगा। सही है। ऐसे मैंने क्वेश्चन कहा I इक्वल टू बराबर इसका I एवरेज कितना होगा, 2 3 5 8 I एवरेज आई हाँ 0 कितना होगा, अरे सब में साइन कॉस है, सबका क्या हो जाएगा 0। अगर मैं RMS निकालूंगा तो RMS कैसे निकलेगा, अंडर रूट यहाँ पर क्या है 2 का बटे यहाँ कितना है 3 का बटे यहाँ क्या है 5 का बटे, जल्दी निकालो आंसर कितना है। सही है, बस छोटी सी अंडर रूट, चलो जो भी है 25 और 9 34 अंडर रूट में सही है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा IRMS। ये सब निकालने के लिए हम सब लोग ये निकाल लेंगे। परसों तुम्हारा टेस्ट है, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ थर्मोडायनेमिक्स का। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर तुम्हारी KTG आएगी, फिजिक्स KTG आएगी, ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और थर्मोडायनेमिक्स आएगी, ठीक है, उसका टेस्ट परसों हाँ। इसमें देखो थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, क्या आएगी थर्मोडायनेमिक्स KTG और थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है। बायोलॉजी में वो हो गया प्लांट, क्या नाम है, प्लांट फिजियोलॉजी हो गया है। बायोलॉजी पर कितनी रह गई है सर, 12 का रह गया पूरा, नहीं आधा हो गया डॉक्टर, आधे से ज़्यादा हो गया। हाँ तो एक दो पूरा बस, बाकी पूरा निपट गया ना। बढ़िया। अच्छा ठीक है, उतारिए, खत्म कर रहा हूँ। बायोटेक में बायोलॉजी में डाल देगा। प्लांट फिजियोलॉजी का टेस्ट हो गया, नहीं हुआ, नहीं हुआ है सर वही डाल दीजिए। उसका इस मतलब परसों जो टेस्ट होगा वो तो सिर्फ फिजिक्स का होगा, सही है। उसके बाद जो टेस्ट होगा वो तुम्हारा प्लांट जो बता रहे थे अभी में
प्लांट फिजियोलॉजी जो भी है ये, इसका ही टेस्ट होगा। यानी फरवरी में होगा। नहीं, फरवरी में होगा। अगर परसों टेस्ट हुआ तो पल्ले रोज या उसके अगले दिन हो जाएगा टेस्ट। 1 महीने बाद होगा। अरे 1-2 दिन के बाद लगातार तुम्हारे टेस्ट चलेंगे भाई, थोड़ा सा दूर बनवाया 3-4 दिन एक सब्जेक्ट के, ठीक है, एक सब्जेक्ट। जैसे फिजिक्स का हो गया तो बायोलॉजी के दिन बाद लेंगे। ये सही है। चलो खत्म करें इसको। अच्छा अब देखो बेटा, अगला हेडिंग पड़ेगा, हेडिंग डालो ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, अगला हेडिंग डालो ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, आप बताएंगे, देखो, ठीक है, आप जिससे पूछेगा वो बताएंगे। पीछे आप दोनों बहनें बताओ बेटा, tan फाई का फार्मूला क्या था? मैं सर्किट बता रहा हूं तो RL सर्किट, RL सर्किट, LR कह दो RL कह दो, एक ही बात है, XL अपॉन R। अब देखना, मुझे क्वेश्चन में मेरे को क्या कहा है? क्वेश्चन में मेरे से कहा है, क्वेश्चन में मेरे को क्वेश्चन दे रखा है B इक्वल टू tan sin 364t, R की वैल्यू दे रखी है 60 ओम, L की वैल्यू दे रखी है 100 मिली हेनरी। मेरे को ये वैल्यू दे रखी है। अब बताओ मैं tan फाई कैसे निकाल सकता हूँ? मेन चीज तो ये, मुझे फार्मूला तो पता है, अब मैं tan फाई कैसे निकालूं? अब देखो यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ सर, यहाँ पर मैं कंपेयर करूँ ओमेगा की वैल्यू है। B इक्वल टू D नॉट साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा का मान यहाँ कितना आ गया 300। अगर मैं यहाँ पर रखूंगा XL की जगह क्या होता है ओमेगा L, ओमेगा का मान कितना है और ये है 100 मिली है तो -3, R का मान आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो सिर्फ फार्मूला पता तो है, लेकिन लगाना कैसे है इस चीज पे भी ध्यान रखना, ठीक है, इस चीज पे भी कि अगर तुम्हें ऐसे ओमेगा छुपा हुआ होगा, ओमेगा छुपे हुए के बाद में ऐसे निकाल के लाना है ओमेगा को बाहर। बताओ तुम चारों बताओ, ओनली R सर्किट के अंदर पावर फैक्टर का मान कितना होता है? सिर्फ रेजिस्टेंस है मेरे पास, पावर फैक्टर कितना होगा AC सर्किट में? AC सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस है, पावर फैक्टर कितना होगा? पावर फैक्टर 0। पावर फैक्टर कितना होगा? तुम तीनों बताओ पावर फैक्टर कितना होगा? हाँ, सिर्फ रेजिस्टेंस में पावर फैक्टर क्या होता है? cos फाई। cos फाई क्या होता है? इसे रफ कर दूं, इसमें कोई था नहीं, इधर देखिए R/Z होगा। भाई का मान क्या होता है R में? 0 होता है, फाई 0 रखेंगे तो मान कितना आएगा? तो पावर फैक्टर सिर्फ रेजिस्टेंस के अंदर कितना होता है? 0। तो 0 हो गया, लिखने के बाद में पावर फैक्टर थोड़ी ना 0 होता है, फेज एंगल 0 होता है, जो एंगल है फेज डिफरेंस वो 0 है ना, पावर फैक्टर थोड़ी ना 0। पावर फैक्टर, इस पूरे को हम लोग पावर फैक्टर बोलेंगे, ये जो पूरा है ना इसको हम लोग पावर फैक्टर बोलते हैं।
ठीक है, तो ये क्या होता है 1, सही है। और इंडक्टर के लिए क्या होता है इंडक्टर 0 होता है। और कैपेसिटर के लिए उसके लिए भी 0 होता है, सही है। तो हाँ ऐसे भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बात समझ आ रही है? इस प्रकार से। चलो अब हम लोग बात करते हैं ट्रांसफार्मर की। किसकी बात कर रहे हैं? ट्रांसफार्मर। क्या किसका? ये ट्रांसफार्मर, इसमें लिखना है ना 0 तो होता है। लिखिए ट्रांसफार्मर। लिया था। अरे मैं यहाँ पे कुछ लगा रहा बस तुम चला रहा हो। अब देखो ट्रांसफार्मर का सबसे पहले तो देखो काम क्या है। अच्छा सुनो सभी लोग, ट्रांसफार्मर के पहले बारे में सुनो, फिर हम लोग ट्रांसफार्मर की बात करेंगे, ठीक है। देखो ट्रांसफार्मर तुम सब लोगों के जहां पर से घर से लाइट, जहां पर घर पे लाइट आ रही है वो कहां से आ रही है? ट्रांसफार्मर से। तुम सभी लोगों ने ट्रांसफार्मर देखा हुआ भी है। अब एक बार जरा देखा, एक बार जरा सोचो, ट्रांसफार्मर जो तुम्हारे जो मोहल्ले के नुक्कड़ उक्कड़ पे लगा हुए होते हैं हर गांव में, ठीक है, मोहल्ले में पता चले ट्रांसफार्मर फूक गया तो यानी कि लाइट ही नहीं आएगी, और जब तक लाइट नहीं। अब ट्रांसफार्मर में दिक्कत क्या है? ट्रांसफार्मर में ये दिक्कत है, तुम कभी भी ध्यान करना, ट्रांसफार्मर पे जो लाइट आती है वो बेटा 11,000 वोल्टेज की आती है। कितने की आती है? 11,000 वोल्टेज की, सही है। जो कभी कभी तुमने देखा होगा कुछ खेतों में से बीच में से होकर गुजरती है, बहुत ज्यादा ऊंचे पोल नहीं होते हैं उसके, 11,000 वोल्टेज लाइन होती है, ठीक है। वो 11,000 वोल्टेज लाइन कहां पर आती है? जहां पर तुम्हारा ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, तो उसके 2 तार गए हुए होते हैं ट्रांसफार्मर में और 2 निकले हुए होते हैं। जो ट्रांसफार्मर से निकले हुए होते हैं वो लाइन ऐसे बिछा दी जाती है और तुम उनमें कड़िया डाल डाल के अपने बिजली जलाते हो। कड़िया डाल के नहीं है तो फिक्स करके, ठीक है, पहले कड़िया गांव बहुत डालते थे, ठीक है, फिक्स करके फिर तुम्हारे घर पे तब लाइट आ रही है। तो ध्यान करना, जो ट्रांसफार्मर में लाइट आई बिजली घर से, कितने की आई? 11,000 वोल्टेज। तुम्हारे घर, उससे तुम्हारे घर पे जो लाइट आ रही है कितनी आ रही है? 220 वोल्टेज। तो जो वोल्टेज है वो कम हुए कि ज्यादा हुए? तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या बोलेंगे? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, सही है। अगर तुम लोगों को ध्यान हो, जब तुम लोग छोटे थे तो पहले क्या होता था ना, पहले गांव में लाइट जरा कम आती थी ना, तो टीवी होती थी ब्लैक एंड व्हाइट वाली, ठीक है, कुछ रंगीन भी होती थी, उसके ऊपर एक स्टेबलाइजर रखा जाता था। जब वोल्टेज कम आते थे तो उसे ऐड देते थे, लाइट बढ़ जाती थी। तो वहां पर क्या है, वहां पर जो हमारे पास लाइट थी वो हम लोग, लाइट हमारे पास क्या आ रही है? कम, हमें उसे क्या है? बढ़ाना है, हमें उसे क्या करना है? तो हम क्या करते थे, वहां पर कम लाइट देते थे ट्रांसफार्मर को और हमें क्या मिलती थी? ज्यादा मात्रा में लाइट मिल जाती थी, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? स्टेप अप। जहां पर कम वोल्टेज दें और ज्यादा वोल्टेज मिले तो उसे बोलेंगे स्टेप अप।
और जहां ज्यादा वोल्टेज दें और कम वोल्टेज मिले उसे क्या बोलेंगे हम लोग? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। समझ आ रही है? तुम्हारे जो चार्जर होता है ना, इसमें भी तो ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है, ठीक है? अगर छोटा सा ट्रांसफार्मर होता है, वो भी क्या कर रहा है? वो भी तो लाइट को कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है? अब देखना है सर, ट्रांसफार्मर का काम क्या है? ट्रांसफार्मर का काम है करंट वोल्टेज को बढ़ा देना या फिर कम कर देना। बात समझ में आई? अब तुम मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों को कभी ये दिमाग में नहीं आया कि सर जो बिजली घर से लाइट आती है कितने की आती है? 11,000। वो डायरेक्ट हमारे घर पर अगर 11,000 बेच दे तो बीच में ट्रांसफार्मर की दिक्कत ही ना हो, तो क्यों नहीं बेचता है वो 11,000? ठीक है, उसका रीजन ये है बेटा कि जब वोल्टेज कम होते हैं, वोल्टेज क्या होते हैं? कम। तो जब वोल्टेज कम होंगे तो पता चली वो ट्रांसफार्मर वाला तो वो बिजली घर वाला बेच रहा है बेचारा 220 और तुम्हारे घर आते आते रहेगी 20। बात समझ आ रही है? वोल्टेज का क्या होता है? लॉस होता है। वोल्टेज का क्या होता है? तो जितना ज्यादा दूरी होगी वोल्टेज का उतना लॉस होगा। अगर कभी तुम्हें एक्सपेरिमेंट करके देखना भी है, सोचना तो देखना, एक घर हो जहां पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसके जस्ट बराबर में, सही है, और वहां पर तुम लाइट देखना, और एक घर हो बिल्कुल लास्ट में जाके गांव के, वहां लाइट देखना, तो वहां पर वोल्टेज कम होंगे, यहाँ वोल्टेज ज्यादा होंगे। लाइट जितनी ज्यादा ट्रेवल करती जाती है वोल्टेज उतने कम होते जाते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि ट्रांसफार्मर तक कितना बेचती है? 11,000। सोच रहा है 11,000, अब सोचते हैं वो गांव में अगर कम भी हो जाएगी तो 10-15 वोल्टेज कम हो जाएगी, सही है? कम से कम जैसे मान लो तुम्हारा पीलीभीत में ये बिजली घर है जहाँ से लाइट जा रही है, अब पीलीभीत में बिजली घर कहाँ है? बहुत दूर। अब वहां से लाइट आए यहाँ तक तो पता चली उनने भेजी 220 है, यहाँ भेजी 50 है, सही है? इसीलिए वो क्या करेंगे, वो वहां से जो ट्रांसफार्मर है वहां तक 11,000 भेजेंगे, और 11,000 को यहाँ पर ट्रांसफार्मर क्या करेगा? डिक्रीज कितना देगा? 220। तो हमारे पास में फिर से लाइट 220 की मिल जाएगी, ठीक है? अब ये काम कैसे करता है ट्रांसफार्मर, कैसा काम क्या है ये देखना। तो ट्रांसफार्मर बेसिकली दो प्रकार के हैं, एक है स्टेप अप और एक है स्टेप डाउन। हम ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। बेटा इस प्रकार से ये ऐसे ट्रांसफार्मर होगा, ठीक है? मोटाई का। अब देखना यहाँ पर क्या होता है ना, कुंडी लगी हुई होगी, कैसे? क्वाइल्स, ये क्वाइल्स इस प्रकार से लो, ठीक है? ये क्वाइल्स लगी हुई होती है, जितना इधर और इतनी इधर भी क्वाइल्स लगी हुई होती हैं। ठीक है, इन्हें बोलते हैं हम लोग प्राइमरी क्वाइल्स, इसे बोलते हैं सेकेंडरी क्वाइल्स। सबको पता है, इन्हें बोलते हैं प्राइमरी क्वाइल्स, इन्हें बोलते हैं प्राइमरी क्वाइल्स, और दूसरे को बोलेंगे दूसरी चीज। देखो बेटा, इन्हें वो यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो होते हैं, प्राइमरी है ना, तो NP। यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो क्या होते हैं? NS, सही है? NP NS। अब हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग बात देखेंगे
एक बार जरा सोचो तुम लोग, बस थोड़ा सा एक ही बैक टॉपिक है, उस पर ये चला जाता है। एक बार बताओ मुझे, अगर मेरे पास करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी तो मैग्नेटिक। अब देखो क्वेश्चन में क्या किया गया, यहाँ पर इनपुट दिया गया है, ये मेरा क्या बनता है इनपुट, और इधर बाहर इसको क्या बोलते हैं आउटपुट, यानी कि जो बाहर मिलेगा। अब जरा देखना, मैंने करंट दिया, कौन सा करंट दिया, एसी। क्या एसी करंट हर टाइम बदलता है? एसी करंट हर टाइम पे, अगर हर टाइम पे बदलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड हर टाइम पे बदलेगा, और मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब सर जी इसमें जैसे ही करंट प्रोड्यूस हुआ, इस मैंने करंट दिया, मैंने इनपुट में करंट दिया, वो करंट इससे जैसे ही गुजरा और करंट क्या हो रहा है, चेंज, करंट चेंज हो रहा है तो फ्लक्स भी क्या हो रहा है, चेंज। अब जब सर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो फ्लक्स क्या है ना, फ्लक्स इसके अंदर से होके गुजर रहा है ऐसे, देखो बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घूम रही हैं ऐसे, और ऐसे घूम के इसके अंदर जा रही है, इसके अंदर, और फिर वापस होके ऐसे आ जा रही है, ऐसी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरी। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर क्यों नहीं जा रही है, इसमें अंदर तो है, लेकिन जैसे यहां से गुजरी तो यहां पर वापस यहां क्यों आ रही है, क्योंकि बेटा ये जो मटेरियल है ना, ये कौन सा है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब फेरोमैग्नेटिक के बारे में बताने की जरूरत है, फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, अपने अंदर से एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बाहर। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हुई, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जितना यहां होगा उतना ही। मुझे बताओ, जब इन कॉइलों में से मैग्नेटिक फ्लक्स गुजर रहा है, और कैसा मैग्नेटिक फ्लक्स है जो चेंज हो रहा है, तो इन कॉइलों में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ के बाद में क्या, करंट, और वो करंट हमको बाहर मिल जाएगा। अब देखना, अगर मैं प्राइमरी के लिए कहूं बेटा, यहाँ पर जो ईएमएफ का फार्मूला होता है, प्राइमरी है, फार्मूला होता था माइनस का एन पी डी फाई बी ओवर। ऐसे ही अगर मैं सेकेंडरी के लिए लूं तो वहां नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, एनएस। अब देखना जरा, जितना फ्लक्स यहां था उतना ही फ्लक्स, तभी दोनों जगह डी फाई ओवर डी टी क्या है, सेम, डी फाई ओवर डी टी क्या है, सेम। इसे इक्वेशन 1 मान ली, इसे इक्वेशन 2, दोनों को अलग अलग करा तो मैंने ईपी अपॉन, इसको हम लोग चाहें तो बीपी अपॉन बीएस, ठीक है, माइनस एनपी डी फाई बी ओवर अपॉन माइनस एनएस डी फाई बी ओवर, ये कट गया माइनस से, तो यहां बचा बीपी अपॉन बराबर एनपी अपॉन एनपी अपॉन, ठीक है। ये मेरा कौन सा था, ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब देखो मुझे बताओ, मैंने यहाँ डी फाई बी ओवर डी टी क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ से जितना फ्लक्स यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से मैग्नेटिक फ्लक्स को बाहर नहीं जाने देगा, तो जितना यहाँ उतना यहाँ, इसीलिए मैंने ये लिख दिया, ठीक है। कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है यहाँ पर, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल।
उतार दिया। उतार दिया। बना लिया। अब देखो, अगर मैं कहूं, जरा देखना सर, अगर पावर लॉस ना हो, अगर पावर लॉस ना हो, ठीक है, अगर पावर लॉस, नो पावर लॉस, किसी भी प्रकार की पावर लॉस, बेटा पावर लॉस ना होगी यानी कि पी इनिशियल जो है वही पी फाइनल होगी। सर पावर का फार्मूला होता है बी आई, बोलो क्या होता है? तो अगर मैं इनिशियल देखूं तो बीपी, तो वहां पर आईपी, यहां पर देखा बीएस, तो यहां, तो अगर मैं लिखना चाहूं बीपी अपॉन बीएस, तो यहां हो जाएगा आईएस अपॉन आईपी, आईएस अपॉन, और अभी तो तुम बताए थे कि सर बीपी अपॉन बीएस बराबर एनपी अपॉन एनएस बराबर, अब क्या हो गया आईएस अपॉन आईपी, ये आ गया आईएस अपॉन आईपी, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर दो टाइप के, इसे बताने के बाद अब ट्रांसफार्मर दो प्रकार के, एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन। एक स्टेप अप और एक स्टेप, बड़े किसका? हाँ वो भी फार्मूला नहीं, पावर लॉस नहीं होगा, बता लिया।
खत्म करो। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के हैं। स्टेप अप, स्टेप डाउन। ठीक है, स्टेप अप का मतलब क्या है? वोल्टेज क्या हो जाते हैं? इंक्रीज। वोल्टेज क्या हो जाएंगे? इंक्रीज। वोल्टेज इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, यहां पर वोल्टेज क्या हो जाएंगे बच्चों? अब मुझे एक बात सोचा तुम लोग, सर वोल्टेज कितनी ज्यादा इंक्रीज होगी? जितनी ज्यादा कॉइल होगी, जितनी ज्यादा, अरे उतनी ज्यादा करंट होगा। जितनी ज्यादा कॉइल उतना ज्यादा क्या होगा? वोल्टेज। अब जरा सोचा, जब तुम लोग दिमाग लगा के सोचो, देखो सीधा सीधा मतलब सर ऐसा है, वोल्टेज क्या हो रहे हैं? इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब है इधर कॉइलें ज्यादा और इधर कॉइलें, और कॉइलों को पकड़, यहाँ पर कॉइलें ज्यादा, यहाँ पर कॉइल ज्यादा, यानी कि NS की वैल्यू ज्यादा होगी किससे? NP से। यानी कि इधर नंबर ऑफ टर्न क्या है? ज्यादा, इधर नंबर ऑफ टर्न क्या है? कम। तो अगर यहाँ ज्यादा होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा मुझको वोल्टेज मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं डिक्रीजिंग की बात होगी इसमें, तो डिक्रीज का मतलब ये है सर जी, यहां कम होना चाहिए, यहां पर क्या होना चाहिए? यहां पर कम होना चाहिए किससे? देखो एक बात समझना सर, कहां ज्यादा, सबसे पहले स्टेप अप और स्टेप डाउन समझो। स्टेप अप का मतलब क्या है कि आउटपुट में करंट, मुझे वोल्टेज क्या मिले? ज्यादा, स्टेप अप हो गया। स्टेप डाउन क्या है? जब मुझे आउटपुट में वोल्टेज क्या मिले? कम। बात समझ में आ रही? अब देखो सर, ज्यादा कहां होंगे? जहां नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे, जहां नंबर ऑफ, अब मुझे स्टेप अप में इधर ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए तो इधर टर्न भी ज्यादा हो, इधर टर्न ज्यादा तो इधर टर्न कम। इधर जो टर्न होते हैं उन्हें बोलते हैं NS, इधर जो टर्न होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? NP। तो NS ज्यादा हो किससे? NP से। अब मुझे क्या चाहिए? स्टेप डाउन। स्टेप डाउन, स्टेप डाउन का मतलब क्या है सर कि इधर कम हो और इधर, तो इधर नंबर ऑफ टर्न भी क्या हो? कम हो। तो इसीलिए NS की वैल्यू कम हो, NP की वैल्यू ज्यादा। NS क्या है? नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल। NP क्या है? नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल। ठीक है, ये नंबर ऑफ टर्न दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। ठीक है, ठीक है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। एक करंट होता है एडी करंट, एडी करंट, एक करंट होता है एडी करंट। ठीक है, उस एडी करंट के बारे में मैं खाली समझा दे रहा हूं तुम लोगों के लिए। खत्म करो उसको। ठीक है, अच्छा, एडी करंट के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। मैं समझा रहा हूं तुम्हें एडी करंट होता क्या है। गलती ना हो, देखो खत्म करो इसको। देखना एडी करंट क्या होता है। सबसे पहले सर एक को बताओ, तुम लोग खुद बताना, इधर नॉर्थ पोल और इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर से किधर होंगी? ऐसे होंगी। अब सोचना, अगर ये कॉइल ऐसे रखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सबसे ज्यादा गुजर रही होगी, ऐसी तो गुजरेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सबसे ऐसे रखी हुई है तो सबसे कम, सबसे कैसी बातें कर रहे हैं,
सर जी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फार्मूला होता था BS cos, ठीक है। अब देखना जब ये ऐसे है तो इसका परपेंडिकुलर इधर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी दोनों के बीच में एंगल 0, ये ऐसे है इसका परपेंडिकुलर इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी दोनों के बीच में एंगल, तो फ्लक्स कितना होगा BS। अब ये है ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसका परपेंडिकुलर दोनों के बीच में एंगल 90 और 90 हो गया, तो ये क्या हो गया, ये बात समझ आ गई। अब देखो इस समय नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सबसे ज्यादा गुजर रही है। जब ये ऐसे गया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम बढ़ी, फिर कम हुई, फिर बढ़ी, मतलब यहां सबसे ज्यादा, और चाहे ऊपर जाए चाहे इधर जाए तो कम होगी। अब बताओ ये चीज है ये ऐसे ऐसे घूम रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और ये क्या है, कंडक्टर सीट, कौन सी सीट है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से चेंज होंगी तो इस सीट के अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या प्रोड्यूस हो जाएगा। अब दूसरी चीज सुनना, बहुत मजेदार की बात, सर करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, जरा सोचना, इधर नॉर्थ इधर, ठीक है, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो तुम बोले इधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर जा रही है, सोचो एडी करंट, जब ये इधर जाएगा तो इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ ये इसका क्या करेगा, अपोज करेगा, यानी कि इधर क्या प्रोड्यूस कर देगा, नॉर्थ। जब ये किधर जा रहा होगा, जब ये दूर जा रहा होगा तो इधर क्या कर देगा, साउथ प्रोड्यूस कर देगा। बात समझ आ रही है। तो ये जब पास में जा रहा होगा कि ये चाहेगा मेरे पास आए, तो ये इसे क्या करेगा, रोकेगा। क्या करेगा, बात समझ आ रही है, इसे रोकेगा। और एडी करंट होता है कि जब इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा उसकी वजह से इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, करंट। उस करंट को हम लोग बोलते हैं एडी करंट। क्या बोलते हैं, एडी करंट। और वो एडी करंट क्या करता है, बेसिकली अपोज करता है। क्या करता है, अपोज। ठीक है, कल एडी करंट पढ़ेंगे अपन लोग, ठीक है। सुनो कल क्या होगा, कल एडी करंट होगा, दूसरा मोटर होगा, एसी डायनामो होगा, क्या होगा, डायनामो। और क्या होगा, डायनामो के बाद में होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव। ठीक है, ईएम वेव में रमी बख्श जी ये सब चीजें होंगी। ठीक है, ईएम वेव जितने भी क्वेश्चंस हैं सब होंगी। और साथ में होगा तुम्हारा ईएम वेव, ईएम। अरे इसमें 2000 रुपये पड़े थे। तो और अरे आ जाएंगे, पता नहीं कितने टाइम आएंगे। 2-3 दिन। चाबी भी पड़ी है, चाबी में मिल जाए। किसके बारे में रुक तो जा प्रिया, रुक तो जाएगी नहीं। चाबी तो करने पड़ी, ये भी जैसे अरे हाँ इसमें नहीं है यार, नहीं है यार, मुझे लगा है क्या, मैं लगा दूंगी। ठीक है,